नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है आतंक पर अटैक। दहशतगर्दों पर भारत ने एक और बड़ा प्रहार किया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उधर पाकिस्तानी जहाजों की भी भारत में एंट्री को बंद कर दिया गया है। भारत की पाकिस्तान पर चौतरफा मार अब इसकी बौखलाहट का कारण बनती जा रही है। भारत के इस दमदार वार से पाकिस्तान बेनकाब होगा। पहले पानी, अब आयात निर्यात पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख देगा। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद घुसपैठियों पर भी एक्शन लगातार जारी है। इधर राजस्थान के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्हें वापस अब उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। और आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आतंक पर सबसे बड़ी स्ट्राइक, दहशतगर्द की शामत आई। भारत का दमदार वार, जल थल नभ से प्रहार। पाकिस्तान होगा बेनकाब, पहलगाम का लेंगे हिसाब। आयात निर्यात पर प्रतिबंध, दाना पानी दवाई सब बंद। घुसपैठियों का गेम ओवर, बांग्लादेशियों पर भी एक्शन। तो घुसपैठियों का भी गेम ओवर हो रहा है और बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे थे उन पर भी एक्शन हो रहा है और पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ी हुई है, जिससे कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अलग अलग तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। वहां आपको बता दें कि जो सीमा का इलाका है, बॉर्डर का इलाका और खासतौर पर जो पीओके का इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां पर टेंशन इतनी है कि सेना जो है बंकर में छिपी बैठी है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है आज की चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है प्रतीक सिंह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सत्यपाल कटेवा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही हमारे साथ हैं पूर्व रॉ के अधिकारी एनके सूद साहब, और हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, जो पुलिस इंटेलिजेंस को लेकर के खास बातें हमें बताएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कटेवा साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने देखिए पहले पानी बंद किया, फिर दाना भी बंद कर दिया, चौतरफा जिसे हम कह रहे हैं कि भाई जो वॉर से पहले के जितने एक्शन होने चाहिए वो भारत की सरकार ने लिए हैं। क्या इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है अब, कटेवा साहब? देखिए हेमंत जी, जरूर आज सबसे पहले जो बार बार देश से आवाज उठ रही है कि कोई ना कोई फौजी एक्शन किया जाए, उससे पहले आप भारत सरकार ने कितना जबरदस्त जो उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक जो रिस्पॉन्स दिखाए हैं। पहले पानी बंद किया और अभी जो उसके बाद में पूरे बॉर्डर बंद किए, वीजा कैंसिल किए और आज ट्रेड के ऊपर पूरा का पूरा लगाम लगा दिया है। इस ट्रेड के कारण आपको मैं बता दूं कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तभी से जो डायरेक्ट ट्रेड है हमारे और पाकिस्तान के बीच में वो काफी कम हो गई थी, क्योंकि हमने उनके ऊपर 200% टैरिफ लगा दी थी उनके इंपोर्ट के ऊपर। जो आजकल ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं वो वाली हमने 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ लगा दी। परंतु इनडायरेक्ट ट्रेड जो वाया तीसरे देश के थ्रू आता है, वो हमारे यहाँ से उनके पास ज्वेलरी जाती है और मशीन जाती है, मेडिसिन जाती हैं, और उनके वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कारपेट्स आती हैं और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। वो उनका सबसे बड़ा जो एक कमाने का जरिया था वो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट ट्रेड था
वो भी हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी सारी की सारी चीजें जो दुबई के थ्रू इंपोर्ट होती थी या एक्सपोर्ट होती थी वो भी हमने बंद कर दी है। इसके साथ साथ उनके जहाज इंडियन वाटर्स के नजदीक, हमारे बंदरगाह के नजदीक नहीं आ सकेंगे, वो भी हमने बंद कर दिया। उससे उनके वहां पर कितना सारा भगदड़ मच गई है कि आर्मी चीफ ने पूरे के पूरे सेना के जो स्टैंड टू जिसको बोलते हैं तैयारियां लड़ाई की, सारे के सारे बॉर्डर्स पे भेज दिए गए हैं। 2 डिवीजन जो बालूचिस्तान और उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे थी पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के, उनके 2 डिवीजन वहां से उन्होंने उठा करके वेस्टर्न बॉर्डर पे लेकर आ गया है। और इसके साथ साथ ये भी खबर मिली है कि पाकिस्तान खास करके जम्मू ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने मदरसे थे वो सब खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि इन मदरसों में ही जो टेरर के सेल्स हैं वो रहते हैं, वो उनके वहां पर ट्रेनिंग होती है, तो वो भी खाली करा दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो सईद हफीज जो उनका मुखिया है एलईटी का, उसके घर को सिक्योरिटी प्रदान की है और शायद उसे वहां से हटा करके कहीं और ले गए हैं। इसके साथ साथ अभी आप जो जो दिनों दिन उनके ऊपर नकेल कसती जा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी पाकिस्तान बिना लड़ाई के घुटनों पे आ जाएगा और हाथ जोड़ने लगेगा कि मुझे माफ करो और जो आप चाहते हैं वो सब मैं करूंगा, और वो जितने टेरर के कैंप्स हैं, टेरर के लीडर्स हैं, उनको हमें सपोर्ट करने के लिए ऑफर करने के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल एनके सूद साहब, जो कटेवा साहब कह रहे हैं उन सब बातों के इतर देखिए पाकिस्तान एक गीदड़ भभकी लगातार दे रहा है। अंदर से हम सब जानते हैं कि उसके हालात क्या हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि चाहे वो पंजाब प्रांत के हालात हो, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हो, या फिर आप बलूचिस्तान में देख लीजिए जहां पर उसके अपने ही सैनिक अपने ही लोगों से लगातार उसकी फौज मारी जा रही है, वो टेंशन है। फिर भी इधर बॉर्डर पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अलर्ट पर है, वो डरता नहीं है, चाहे वो अब्दाली का परीक्षण करके बैलिस्टिक मिसाइल है उसका। क्या मानते हैं आप, इसे कैसे देख रहे हैं कि खुद से लड़ नहीं पा रहा, वो हिंदुस्तान से लड़ेगा? देखिए, जनरल साहब ने बहुत सी बातें क्लियर कर दी, लेकिन जो उनका लास्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा और सारे टेररिस्टों को हैंड ओवर कर देगा। देखिए, पाकिस्तान घुटनों पे आए ना आए, हमको पाकिस्तान को द एंड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, पाकिस्तान दोबारा ये काम करेगा। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 के अंदर, लेकिन सांप दोनों जगह फैल गया, क्योंकि 2 मुआ सांप है। लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमी देखिए, वॉर का पर्पस क्या होता है, पाकिस्तान क्यों इंडिया के अंदर टेररिज्म करता है? इंडिया के अंदर पाकिस्तान टेररिज्म करता है इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया के बिजनेस और ट्रेड को नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो इस टाइम पे उन्होंने अटैक किया था पहलगाम के अंदर, वो भी था कि वहां पे लोग टूरिस्ट जा रहे थे और कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो उसको उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमें इस पे देखना होगा कि हमारा टूरिज्म कश्मीर के अंदर बंद ना हो, ताकि पाकिस्तान के मंसूबे पूरे ना हो। और दूसरी बात है कि वॉर का क्या पर्पस होता है, कि इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना। और ये वॉर, इसके पीछे चाइना भी साथ है पाकिस्तान के जी, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि उनकी कंपनियां इंडिया के अंदर शिफ्ट हो। लेकिन इंडिया को वॉर लड़ना है तो तरीके से लड़ेगा। वैसे मुझे जैसे जनरल साहब ने एक बात कही कि वॉर शायद लड़ना ना पड़े, और हो सकता है कि हम लड़े भी ना, लेकिन पाकिस्तान को तोड़ना बड़ा जरूरी है। दूसरी एक और बात है कि पाकिस्तान की आर्मी की डिवीजन इस टाइम पे बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से आ गई हैं पीओके के पास, कश्मीर के अपोजिट। तो इससे क्या है, एक तो बलूचियों को राहत मिलेगी और बलूची पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, वो भी एक हमारा एजेंडा है। एक होता है डायरेक्ट वार, एक होता है इनडायरेक्ट वार। तो एक इनडायरेक्ट पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा। सूद साहब, क्या मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन सूद साहब आप जितना देख पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को एक टेंशन ये भी है कि वो इधर ध्यान जो है अपना लाए इस बॉर्डर पर, तो उसको टेंशन है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा, उसके टुकड़े तो वैसे ही हो जाएंगे। और आप जो घुटनों पर लाने की बात कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि वो तो पहले से ही घुटनों पर है, वो पैरों पर खड़ा हुआ ही नहीं आजादी के बाद से ही। लेकिन बेसिक बात क्या है कि पाकिस्तान का टूटना बहुत लाजमी है। पाकिस्तान टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इंडिया के लिए दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए, इंडिया को मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान को बॉर्डर पे हमने एंगेज करके रखा है, और जो बॉर्डर पे वो एंगेज है, पाकिस्तान की इस टाइम पे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो 7 बिलियन की, हमारी है $700 बिलियन की। कितना फर्क है? तो पाकिस्तान पे जब आर्मी की मूवमेंट होती है, बहुत प्रेशर पड़ता है, पेट्रोल भी जाता है पाकिस्तान के अंदर, पेट्रोल की कमी है पाकिस्तान के अंदर, बीट की कमी है पाकिस्तान के अंदर, खाने पीने की चीजों की कमी है। और इंडियन नेवी ने उनको जो सी के अंदर जिस तरीके से उन पर प्रहार किया, साथ में एक गवर्नमेंट ने बड़ा एक डिप्लोमेटिक एक्शन के साथ साथ देखिए 100 डिप्लोमेट से इंडिया के गवर्नमेंट ने मीटिंग की, बात की उनसे,
जब 1971 का वार था तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी 21 कंट्री गई थी। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पे पाकिस्तान को पूरा तरीके से मारने के लिए इंडिया ने IMF से बात की है। 9 मई को IMF की टीम ने जाना था पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कह दिया इनको पैसा मत दो, प्रेशर डाल रहे उसके ऊपर। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक से भी कहा, इसी तरीके से UAE से, इसी तरीके से सऊदी से और इसी तरीके से US से भी कहा इनको पैसा ना दो। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं मिलेगा, पैसा है नहीं। देखिए वॉर के टाइम के आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी खराब है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया से पंगा लिया उसका एक एजेंडा अलग था, यानी कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहता था इंडिया के अंदर, वो तो हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान चाह रहा था कि इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, उसको था कि इंडिया कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, लेकिन इंडिया पूरी स्ट्राइक कर रहा है। मैं आपको एक और बता दूं, आर्मी तो काम कर रही है, लेकिन हमारी एजेंसी, स्पेशली मैं रॉ की बात करता हूं, रॉ पाकिस्तान के अंदर ऐसे धमाके करेगा कि पाकिस्तान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा जिंदगी के अंदर। रॉ भी अपना काम कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है रॉ। आपको कुछ दिन के अंदर नजर आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 251 मिलिटेंट है जो आइडेंटिफाई किए रॉ ने। एक एक कब से चुन के बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी, चाहे हाफिज सईद हो चाहे बाकी के कोई टेररिस्ट हो पाकिस्तान के अंदर। आपने अननोन गनमैन की स्टोरी तो सुनी है ना जी, सुनिएगा उस स्टोरीज इसके बारे में। राइट सर, राइट सर। मैं आता हूं आपके पास में। योगेंद्र जोशी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सूद साहब ने बात कही है, लेकिन मैं राजस्थान पर आपका ध्यान लेना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में इंटेलिजेंस ने लगातार काम करते हुए और जो पुलिस प्रशासन है उसने भी काम करते हुए अलग अलग जगहों से, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, बड़ी तादाद में घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया है। जो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया, उनको भेजा जा रहा है। ये कितना बड़ा कदम, और अगर हम सीमा पर देखें तो देखिए तनाव है भारत की सरकार की तरफ से, पाकिस्तान पर चौतरफा वार किया जा रहा है जिसे हम डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स कह रहे हैं, उसके आधार पर भी पाकिस्तान पस्त नजर आ रहा है। कल बात की थी कि कितने करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं, पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ हैं, रोहिंग्याज यहाँ पर हैं, और अब इनको निकाला जा रहा है। ये तो 26 जो सदस्य हैं हमारे भारत के, ये नाजायज मारे गए। उसके बाद हमने ये एक्शन लिया है और ये बहुत बड़ा एक्शन है। मैं धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का कि वो इस प्रकार का एक्शन ले रही है, लेकिन साथ में ये भी है कि ये एक्शन बरकरार रहना चाहिए और ये लगातार एक्शन बरकरार रहेगा तब काम चलेगा। देखिए, आपने सन 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया। आपने क्या किया? आपने एक सांप के 2 टुकड़े करके अलग अलग कर दिए। अब वो सांप भी बड़ा हो गया 2 ऊँइया, और ये सांप भी बड़ा हो गया। तो पहले हम एक सांप से लड़ रहे थे, अब हमें 2-2 सांपों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं कि साहब हम माने जो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। अरे भाई, फिर आप एक तैयार और कर देना और 10 साल बाद वो फिर आपको काटने को तैयार हो जाएगा। मेरा हेमंत जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि ये अलग अलग करो की नीति नहीं, इनको निपटाने की नीति होती है। सांप को मारने से ही काम नहीं चलता। हमारे यहाँ कहा गया है कि उसको जलाया भी जाता है। अगर आप उसको जलाएंगे नहीं ना तो फिर सांप के जो बच्चे कहीं बिल में हैं वो आपको आकर के मारेंगे, वो भूलते नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी सन 71 से अब तक है, बांग्लादेशी भारत के अंदर कितने आ गए, बांग्लादेश में कितने बस गए। यहाँ घरों घरों में नौकरी करते हैं बांग्लादेशी। क्यों? क्योंकि उनको वहां मिलता नहीं है खाने को, वहां नौकरियां नहीं मिलती है। और हमारे देश में क्या है, यहाँ पर लूपहोल्स बहुत हैं। यहाँ आधार कार्ड आसानी से बन जाते हैं, यहाँ परिवार किराएदार मतलब किरायानामा तुरंत दे देंगे। यहाँ अस्पताल में जाओ, बच्चा पैदा कहाँ हुआ है, यहाँ सर्टिफिकेट तुरंत दे देंगे कि बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। तो हमारे देश के अंदर जो लूपहोल्स हैं, जो हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो हमारे देश के भ्रष्ट नेता हैं, इन्होंने इस भारत की जो हालत बिगाड़ रखी है। अब आप देखिए कितने भारत के जो नेता हैं जिनके रिलेशन है बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के शादी संबंध किए हुए हैं, उनके साथ एनजीओ मिले। बताओ, एनजीओ चला रहे हैं, उनसे पैसा प्राप्त कर रहे हैं। पत्नियां देखिए आप, अब सीआरपीएफ में जवान काम करता है, पत्नी पाकिस्तानी है, आप पकड़ रहे हो जैसलमेर का आदमी। अरे पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनके वहां के बड़े बड़े नेताओं से डायरेक्ट संपर्क है। आपकी गोपनीय सूचनाएं तो वो वैसी दे देते हैं। कोई अपने बच्चे को इंग्लैंड में पढ़ा रहा है तो पाकिस्तानी आदमी उसकी मदद कर रहा है। ये क्या भारत सरकार को पता नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को आगाह करता हूं कि ये जो हमारे
हमारे सांप है ना जो हमारी बाहों में घुसे हुए हैं, उन सांपों को भी निकाल के पाकिस्तान रवाना करो। अब आज क्या है कश्मीर में पाकिस्तानी समर्थक सरकार है। ये तो अभी कुछ दिनों से उनकी भाषा बदल रही है बाप बेटों की, नहीं तो पहले कह रहे थे उन्हें की बात करो, पाकिस्तान से बात करिए जब काम चलेगा। अरे भाई क्यों करो बात पाकिस्तान से? अब मैं ये कह रहा हूं कि न तो पाकिस्तान से बात करनी, न हमारे को शादी ब्याह करानी है, न वहां की लड़की लानी है, यहाँ की लड़की ले जानी है। और दूसरा, जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, उनको तत्काल प्रभाव से महीने 2 महीने के अंदर जेल में पटको, और जेल से सीधे जिस तरह से ट्रंप ने हथकड़ियां लगा के बाहर भेजा था, भारत सरकार अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये बांग्लादेश, देखिए भारत की जो सीमा है वो है 3,323 कटेवा साहब, बहुत मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी एक टिप्पणी हो, क्या ये तमाम कदम उठाए जाने चाहिए और ये सबके संज्ञान में है? सर देखिए हेमंत जी, इस तरह के बातें जो इमोशंस पब्लिक में आते हैं, जब इस तरह के हमला हमारे देश की सीमाओं पर होता है या हमारे देश के लोगों पे होता है, परंतु हम इतने बड़ा देश है और इस तरह की जो है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की प्रो सरकार है, ये नहीं हमको बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार को जम्मू कश्मीर की आवाम ने इलेक्ट किया है जी। और जो भी डेमोक्रेसी में सरकार इलेक्टेड होती है, वो सरकार देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कसम खा करके वो शपथ लेती है। तो इस तरह की बातें करना, हालांकि ये गुस्सा आने से ये वाजिब है कि इस तरह के हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं और हम इस तरह की बाकी उन्होंने देखिए जो घुसपैठ की बात की है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर करारा जवाब देने की बात कही है, वो कुछ बातें जायज भी है। और अगर हालिया दिनों की बात करें, देखिए हमारी पॉलिटिकल जो विल है उसमें से भी इस तरह की कई आवाजें कटेवा साहब सुनने को मिले। अभी चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कल ही उन्होंने आजकल में ही कहा कि कब जो है वो एयर स्ट्राइक की थी हमें तो पता नहीं, कितने लोग मारे, उनको लेकर के कई सवाल खड़े हुए कि हमारे देश के भीतर से इस तरह से क्यों सेना से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हेमंत जी, जो सेना कार्रवाई करती है उसको जवाब देने के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वो सामने वाला जिस दुश्मन के ऊपर ये हमला हुआ है, जिसे दर्द हुआ है, वो अपने आप बयान कर देता है। दूसरी बात ये, अभी जो उन्होंने पिछले वक्ता ने जो बोला कि बांग्लादेश एक देश के 2 बन गए और 2 सांप बन गए, ये उनकी बात काफी हद तक ये तो सही है, क्योंकि आज बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जब से शेख हसीना की सरकार को उन्होंने हटाया है। और मोहम्मद यूनिस का के कैबिनेट का एक मेंबर है, उसने तो नहीं बोला, परंतु एक भूतपूर्व सेना का अधिकारी है, सीनियर ऑफिसर, उसने बोला है कि जब भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हमें बांग्लादेश की सेना को नॉर्थ ईस्ट के भारत के जो सीमाएं हैं जो उनके घुस करके नहीं। मोहम्मद यूनुस ने भी तो कटेवा साहब चाइना में जाकर के बोला था हमारी चिकन नेक को लेकर के कि आप आइए इधर से, ये बोला है। और हाँ, ये बात है, वो बोला है, उसी को उसने आगे बढ़ा के भूतपूर्व सैनिक ने बोला है। तो परंतु उनके अकल अभी ठिकाने आ गई है और उनका जो एक कैबिनेट मिनिस्टर था उसने उसे बहुत लताड़ा है कि इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए, भारत हमारा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेबर है और जिस तरह से यहाँ पानी जाता है बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र का पानी वहां जाता है। और काफी सारी चीजों के ऊपर हमारी बिजली, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है उनकी बिजली वहां बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश की डिपेंडेंसी हमारे पे बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के। तो ये बात सिर्फ हम ही समझें ऐसा नहीं है ना कटेवा साहब, बांग्लादेश को भी समझनी चाहिए। हमने तो हमेशा उसका सहयोग किया, साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कोई किसी तरह का भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है या षड्यंत्रों में शामिल होता है तो उसे भी जवाब दिया जाएगा। ये भी हमारी सरकार इस बात पर प्रतिबद्ध है। प्रतीक जी, देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था चरणजीत सिंह चन्नी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हर एक्शन पर खड़े हैं, सरकार ने भी ये कहा कि प्रतिबद्धता के साथ कि हम कार्रवाई करेंगे। ये सवाल वाजिब है कि आखिरकार पहलगाम के गुनहगारों को कब सजा मिलेगी, ये पूरा देश इस वक्त सवाल कर रहा है। लेकिन अपनी ही आर्मी पर सवाल उठाना या कुछ नेता ऐसे इस तरह के बयान देते हैं जिनकी तारीफ पाकिस्तान में होती है, वो लगता है आपको ठीक है? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी जी ने, वैसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ बोला है तो वो गलत है, वो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के साथ है, सेना के साथ है और हमेशा से
बोलते आए हैं, लेकिन जो 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 26 लोग 28 लोग जिन्होंने जान दिए, उनके परिजन ये पूछ रहे हैं कि आज 11 दिन हो गए, हमने पूरी सामरिक सारी चीजें हमने कर ली, उनका पानी बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए था। अभी बोल रहे हैं आयात निर्यात बंद कर दिया, तो मैं तो कह रहा हूं आतंकवादी देश के साथ में करना ही नहीं चाहिए था, वो तो बहुत पहले बंद होना चाहिए था, लेकिन अब बंद हो गया, चलिए वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके परिजन ये कह रहे हैं कि 11 दिन हो गए, जो गोली मार के टारगेटिंग किलिंग धर्म पूछ करके जिन्होंने गोली मारी, वो कहां गायब हो गए? उनको पकड़ के जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। और दूसरी बात, आज आपने बांग्लादेश की बात करी, मैं कह रहा हूं जब बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अगर उस समय पर भारत की सरकार उनको आंखें दिखाती, सख्त कार्रवाई करती, तो उनकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज ये बोल देते कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और हमेशा से उस समय भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर के बात करनी चाहिए और अगर जो भी जरूरत पड़े वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो कार्रवाई उस समय नहीं करी तो अब करें जी। हमें और बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या औकात है? इतना सा देश है, इतना सा देश, कुछ कोई औकात नहीं है उनकी। जब इच्छा होगी हिंदुस्तान की तब उनको खत्म कर देंगे, हम तो उनकी कोई औकात नहीं है। और जो देश की सरकार है उसको जो काम जो करना है, जो कार्रवाई करनी है वो करे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। बिल्कुल सुरेश गर्ग साहब बोलिए जी। देख हेमंत भाई, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है, एक तरफ इनके नेताओं के स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर बाद में उन स्टेटमेंट को चन्नी जी ने खुद ने बोला है कि उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने सबूत नहीं मांगे थे। तो मैं यही कह रहा हूं, तो यही तो अब आप ये बता दीजिए, ये बोल रहे हैं कि साहब 26 हिंदुस्तान की सेना मजबूत सेना है, वो निश्चित रूप से बदला लेगी। आपको पता है कि जब पुलवामा के अंदर हुआ था 18 दिन बाद में जाके एयर स्ट्राइक की थी ना, 13 दिन बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, लेकिन 26/11 का जो बॉम्बे की जो घटना थी, इसके बाद में कितने दिन बाद में आपने कोई काम किया? नहीं किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का संकल्प है कि कोई अगर अब इस तरह का अत्याचार और कोई आतंकवादी आएगा तो उसको जड़ से खत्म करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जिस तरीके से 18 दिन बाद और 13 दिन बाद में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसी तरीके से अब जाके भी वो भी होगा। जिस तरीके से हुक्का पानी बंद किया है, जिस तरीके से वहां से इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जहाजों को हिंदुस्तान में आने से बंद कर दिया गया है, तो चारों तरफ से घेर के पाकिस्तान को मिटा देंगे, निश्चित रूप से मिटाएंगे। ये मोदी जी और अमित शाह जी का वादा है कि कोई भी आतंकवादी जड़ से खत्म होगा और जो उनके सहयोगी है, जो आस्तीन के सांप है, उनको भी खत्म किया जाएगा, जो भी उसका साथ देगा। इस तरीके से दोगली बातें करना शोभा नहीं देता। आज हिंदुस्तान को जो इस तरह का जो सेटबैक लगा, उसको पूरा सब हिंदुस्तान पूरा साथ है, लेकिन जो दो बातें करते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आज आप देखो चारों तरफ से आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान भीख मांगने के लिए इधर उधर देशों के पास जा रहा है कि साहब भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। आप देख लीजिए वहां पे पीओके के अंदर क्या स्थिति हो रही है, बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं या मदरसे बंद कर दिए जा रहे हैं। जबकि ये तो तब है जब अभी तक तो अटैक इनके, उसके पहले इनकी पाकिस्तान की हालत ही है। तो निश्चित रूप से भैया 26 लोग जो हमारे जो लोग मारे गए हैं, उनका निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये कोई भी अपना भ्रम से निकाल दे कि ये हिंदुस्तान की सरकार इसमें काम नहीं करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन इधर उधर की बातें करना शोभा नहीं देती। जो इनके कांग्रेस के नेता आए दिन इधर उधर की बातें करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, वो शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान के साथ रहना अच्छी बात है, हिंदुस्तान के साथ रहिए ना। आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर जो दोगलापन है उसको भी मिटाना होगा और देश के भीतर जो लोग रह रहे हैं और वो पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। हेमंत भाई जी, हेमंत भाई, मैंने जो बात कही थी, पहला वक्तव्य था, उसके अंदर मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की। मैंने कहा अगर किसी ने कहा, अगर ऐसा बोला है तो वो गलत है। लेकिन क्या मैं ये पूछ लूं फिर सैफुल्लाह फारूक कौन था जो आतंक फैला रहा था? मुझे बताइए 26/11 का जो बॉम्बे में हुआ था हमला, हेमंत भाई इनसे पूछिए 26/11 का बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, इसके बाद में आपने क्या किया? आज भारत सरकार तो कर तो रही है ना, जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आप बता दीजिए आपने क्या किया है। तो इस तरीके से भाषा शोभा नहीं देती है। आप इस तरह की दोगले की जो बातें करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान के साथ रहिए, सेना पे विश्वास करिए, सेना पे विश्वास करिए, लेकिन ये कभी भी विश्वास नहीं करते, हमेशा प्रूफ मांगने की बातें करते हैं ये लोग। हेमंत भाई, इनका हो गया, मेरे टाइम में ये बोल लिए, फिर मैं दोबारा पूछ लेता हूं। ये सैफुल्लाह फारूक जो आतंकवादी था, उसको बीजेपी ने वार्ड नंबर 33 से फिर टिकट क्यों दिया?
फिर तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको 2014 में विधानसभा का टिकट दिया शोपिया के वाची से। तालिब हुसैन इनका अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी था, एनआईए ने बाद में गिरफ्तार किया। अरे ये तो आतंकवादियों को टिकट देते हैं, तो उसके बावजूद इस तरह के नेता बयान दे रहे हैं सर। ये टिकट देते हैं, क्या हो रहा है अब आप इनसे नहीं पूछेंगे। हेमंत जी फिर ये देखो, ये टिकट दे रहे थे आतंकवादियों को, बताइए पाकिस्तान में जाके क्या बात करता है कि मोदी जी का आतंकवादियों को टिकट कौन दे रहा था? टिकट कौन दे रहा था सत्ता की भूख मिटाने के लिए पार्टी से? ये हेमंत जी ये आज वाले टिकट देते हैं, दोगलापन का ये आ रहा है ना। मोदी हेमंत जी देखो, कांग्रेस का चरित्र एक छोटा सा नजर आ रहा सवाल है। मिस्टर कटेवा जी, आप हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता बिल्कुल ये। संक्षेप में, दोगला चरित्र लेकिन मेरी नजर आ रहा है गुजारिश है कि कांग्रेस का। देखिए देश अभी एक एकता के साथ उठ खड़ा होकर के यही संदेश दे रहा है, खुद प्रधानमंत्री यही संदेश दे रहे हैं, हमारी सरकार हमारी आर्मी संदेश दे रही है कि हम सब एक हैं। और ऐसी स्थितियों में हमारी राजनीति को बहुत समझने की जरूरत है। कोई भी छोटा सा बयान जिसको दुश्मन देश के अंदर तारीफ मिले या प्रशंसा मिले, वो हमारे लिए कोई फक्र की बात नहीं है, वो हमारे लिए शर्म की बात होगी कि हमारा अपना देश जो है उसकी तरफ से इस तरह की बातें हो रही है। एकजुटता के साथ आगे बढ़िए, पूरा देश आपका स्वागत करेगा। कटेवा साहब एक छोटी सी बात की देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से चेतावनी दी ही है। मैं भरतपुर के उन किसानों का जिक्र करना चाहूंगा जो पान की खेती करते हैं और बड़ी तादाद में भारत का जो भरतपुर का पान है राजस्थान का, वो पाकिस्तान जाता है। उन्होंने कल बैठक करके अपने स्तर पर कह दिया भाई हमारे को कितना भी नुकसान हो जाए होए तो हम पाकिस्तान पान नहीं बेचेंगे। ये बड़ा संदेश अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि किसान और किसान ही नहीं, पूरा हर एक हिंदुस्तानी हर एक देशवासी आज के दिन अपना फायदा नुकसान नहीं देख रहा है जी। और मैं ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे आपके शो पे आते हैं उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है बिल्कुल। और हम उम्मीद करेंगे, पूरा देश उम्मीद करेगा इस बात को, हर पॉलिटिकल पार्टी समझेगी, किसी एक पार्टी पर बात नहीं है। हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति छोड़ करके देश के लिए बात करेगा, देश के लिए सोचेगा और एक साथ हम लड़ना है तो एक साथ लड़ेंगे। हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ पूरा देश, यही संदेश जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भारत की सरकार की तरफ से हर कदम पर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और संदेश यही है कि हम बदला लेकर के छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं।